Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today our topic is composition scheme under GST. तो GST हमारा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में कि GST में अगर हमें रजिस्टर करवाना है कंपोजिशन स्कीम के अंडर, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशंस हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज है, और एक्चुअल में कंपोजिशन लेवी स्कीम होती क्या है, ठीक है। तो जैसे जीएसटी में रजिस्टर करवाने की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि रेगुलर स्कीम, ठीक है, एनआरटीपी स्कीम, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, क्यूआरएमपी स्कीम, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक। सो कंपोजिशन स्कीम की अगर हम बात करें, कंपोजिशन स्कीम इज अ सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी फॉर टैक्स पेयर। अगर हम कंपेयर करें कंपोजिशन स्कीम को विद द रेगुलर स्कीम, ठीक है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन स्कीम, तो वहां पे कंपोजिशन स्कीम हमारी सिंपल एंड इजी स्कीम है फॉर द टैक्स पेयर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लाइंसेस हैं वो लो है। रेगुलर स्कीम की अगर हम बात करें वहां पे बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस हैं, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें पूरी करनी होती है। बट कंपोजिशन स्कीम में एक तरह से टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी रिलीफ दी गई है, और ये स्कीम बेसिकली हमारे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो उनके लिए ही लाई गई है, ठीक है। स्मॉल टैक्स पेयर can get rid of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of turnover, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कीम एक तरह से स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, ठीक है। एक तो होता है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है, ठीक है, गुड्स के अंडर 40 लाख है और सर्विसेज के लिए 20 लाख है, ठीक है। तो अगर हमारा जो टर्नओवर है 40 लाख से कम है या 20 लाख से कम है इन केस ऑफ सर्विसेज, तो हमें जीएसटी में रजिस्टर करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें जीएसटी में रजिस्टर करवाने की। तो अगर हमारा जो टर्नओवर है क्रॉस करता है जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख और 20 लाख वाली, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए जो लिमिट है वो क्रॉस करता है वहां पे, तो हमें जीएसटी में रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम जीएसटी में रजिस्टर करवाते हैं तो बहुत सारी कंप्लाइंसेस हैं, प्रॉपर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है हर ट्रांजैक्शन का, और हर मंथ रिटर्न्स फाइल करनी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के अंडर एक तरह से जीएसटी फॉर्मेलिटीज में एक तरह से हमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है, कंप्लाइंसेस थोड़े लो होते हैं। यहाँ पे जो हम जीएसटी पे करते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ टर्नओवर पे करते हैं, ना कि जो इनवर्ड सप्लाई पे हमने जीएसटी पे किया होता है, और आउटवर्ड सप्लाई में जो हम कलेक्ट करते हैं जीएसटी, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। और कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई भी पर्सन है रजिस्टर्ड, तो वो आउटवर्ड सप्लाई मीन सेल पे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता अपने कस्टमर से, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द क्वार्टर या ड्यूरिंग द ईयर उसने जितना भी सेल किया होता है उस पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ जीएसटी वो पे करता है। इन केस ऑफ गुड्स 1% ऑफ टर्नओवर वो पे करता है, ठीक है। तो आगे हम ये भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो आगे चलते हैं। और ये स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, ठीक है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है। दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, ठीक है। ये स्कीम उन्हीं के लिए है जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है,
ठीक है। अगर 40 लाख तक है फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है रजिस्टर करवाने की। बट अगर 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में हमारा टर्नओवर है, ठीक है, एनुअल, तो हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हैं। बट अगर किसी भी साल में हमारा जो एनुअल टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो हमें रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाना कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो हम कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। तो कंपोजिशन स्कीम में बेसिकली एक तरह से हमारी कोई भी बिजनेस है या तो रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड होगा या तो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड होगा। और यहाँ पे रेगुलर स्कीम के अंडर वो जब भी सेल करता है या आउटवर्ड सप्लाई हम बोल देते हैं जीएसटी के अंडर, आउटवर्ड सप्लाई करता है तो वो एक टैक्स इनवॉइस इशू करता है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस जिस इनवॉइस में जीएसटी या कोई भी टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीएसटी रेट अगर हमारा 18% है तो डीलर जो है वो कलेक्ट करेगा जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और वो रेगुलर स्कीम के अंडर आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? जब हम इनवर्ड सप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, तो उस पे जो हमने जीएसटी पे किया होता है अपने मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, ठीक है, वो जो टैक्स हमने पे किया है उसका हम एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। सपोज जो हमने आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट किया है फ्रॉम द कस्टमर, जिसे हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं, और हमने टैक्स पे किया है जब हमने गुड्स परचेज किए थे, इनपुट टैक्स, ठीक है। तो वहां पे हमें गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स पूरा नहीं पे करना होता। हमने जितना इनपुट टैक्स पे किया है उसमें से माइनस हो जाता है और जो बैलेंस आता है वही हमें पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। बट जब हम कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाते हैं तो हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते, ठीक है। हम इशू करते हैं बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। और हम जो है कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो हम आउटवर्ड सप्लाई पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपोजिशन स्कीम डीलर जो है ना ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम डीलर कैन नॉट क्लेम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। और ना ही हम पे जो नॉर्मल स्लैब रेट्स है जीएसटी के अंडर जो कि 5%, 12%, 18% और 28%, वो भी हम पे लेवी नहीं हो रहे, इसलिए हम एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। नाउ हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है? फर्स्ट तो जैसे हमने डिस्कस किया, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर हो सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। बट ये जो लिमिट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश में है 75 लाख, और ये जो स्कीम है गुड्स डीलर के लिए है, ठीक है, जो गुड्स में डील करते हैं। और जैसे 10 जनवरी 2019 से पहले ये, मतलब 1 अप्रैल 2019 से पहले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। बट जो हमारी 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 10 जनवरी 2019 में, तो वहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स भी कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 से सर्विस प्रोवाइडर जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से कम है, ठीक है, तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंडर। तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये जो लिमिट है वो 50 लाख रुपीस है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है सर्विस प्रोवाइडर के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है हमारी 20 लाख,
ठीक है, कि अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उन्हें रजिस्टर करवाने की जरूरत ही नहीं है जीएसटी के अंडर। बट उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर 20 लाख क्रॉस करता है तो उनके पास ऑप्शन है, या तो वो रेगुलर स्कीम के अंडर आ सकते हैं या तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर आ सकते हैं अगर उनका टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीज है। बट अगर उनका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, and as per the CGST Amendment Act 2018, a composition dealer can also supply services to an extent of 10% of turnover or 5 lakh, whichever is higher. अगर हम बात करते हैं 1.5 करोड़ वाली कि अगर कोई गुड्स डीलर है और उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है बट वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सप्लाई कर रहा है, तो वो 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख, ठीक है, विच एवर इज हायर तक ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है गुड्स के साथ। ठीक है, अगर 5 लाख रुपीज क्रॉस करता है या 10% ऑफ टर्नओवर जो भी हायर है, ठीक है, वो अमाउंट अगर क्रॉस करता है सर्विसेज मतलब जितनी वो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज की 5 लाख रुपीज या 10% ऑफ टर्नओवर क्रॉस करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर नहीं हो सकता, चाहे उसका जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट है हमारा। ठीक है, और दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of Feb 2019. Further, GST Council in its 32nd meeting proposed an increase to this limit for the service provider on 10th January 2019. ठीक है, और turnover of all businesses registered with the same PAN should be taken into consideration टू कैलकुलेट टर्नओवर। ठीक है, मतलब अगर किसी के पास कोई मतलब पैन, एक ही पैन पे 2-3 बिजनेस है तो तीनों बिजनेस का टर्नओवर मिलाया जाएगा 1.5 करोड़ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ना कि किसी एक बिजनेस का। ठीक है, अगर सपोज मेरा पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है, ठीक है, उस पे मैंने 3 बिजनेस मतलब जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, 3 बिजनेस मैं चला रही हूँ। ठीक है, तो मेरा जो टर्नओवर है तीनों बिजनेस का प्लस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और वो देखा जाएगा कि क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और ये जो हमारा 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर वाला है सर्विसेज के केस में, ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2019 से पहले जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाने वाली लिमिट थी हमारी 1 करोड़, जो कि यहाँ पे इंक्रीज की गई है फर्स्ट 1.5 करोड़ पे। ठीक है, 1.5 करोड़ की गई है 32nd मीटिंग के बाद। नाउ अगर हम बात करें सप्लायर ऑफ गुड्स की, ठीक है, अगर कोई भी सप्लायर गुड्स में डील कर रहा है और उनका जो एनुअल टर्नओवर है 40 लाख तक है, ठीक है, मींस 40 लाख क्रॉस नहीं किया, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी कंप्लायंसेस अप्लाई नहीं होते। ठीक है, और अगर वो गुड्स बिजनेस में है और उनका टर्नओवर 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है, ठीक है, मतलब 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं किया है, अप टू 1.5 करोड़ है पर एनम, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कंपोजिशन लेवी स्कीम में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, एक तरह से वो स्मॉल टैक्स पेयर है, स्मॉल बिजनेस में आते हैं, तो उनके लिए लो कंप्लायंसेस हो जाते हैं और रेट ऑफ टैक्स भी क्या है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इन पे जो है नॉर्मल स्लैब रेट्स अप्लाई नहीं होते। ठीक है, इन्हें जो है एक फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर पे करना होता है एज अ जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे जो 18% 28% वाला टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और ना ही इन्हें मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट जो नॉर्मल रिकॉर्ड है वही मेंटेन करने की जरूरत होती है। बट अगर उनका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो उन्हें रेगुलर स्कीम के अंडर ही रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, जिसमें ज्यादा कंप्लायंसेस है और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है,
और यही अगर हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर्स की, ठीक है, और अगर उनका टर्नओवर 20 लाख तक है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और अगर 20 लाख से 50 लाख मतलब 50 लाख के बीच में है तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कंपोजिशन लेवी स्कीम में एंटर हो सकते हैं, और लो कंप्लाइंसेस होते हैं, वहां पे रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स होता है, और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं होती। और यही अगर उनका जो एनुअल टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर जाता है, मींस 50 लाख क्रॉस करता है, तो उन्हें रेगुलर स्कीम के अंडर जीएसटी में रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी होते हैं, और ज्यादा कंप्लाइंसेस होते हैं, मींस ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज्यादा रिटर्न फाइलिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। बट अगर कोई सप्लायर मिक्स सप्लाई कर रहा है, मींस गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे कि हमने बात की वो जितनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसकी जो अमाउंट है 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, ठीक है, और 5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है, तक वो सर्विसेज सप्लाई कर सकता है अगर वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर हो रहा है। बट अगर वो जितना उसका टोटल टर्नओवर है, ठीक है, अगर सर्विसेज उसकी जो 10% से ज्यादा सप्लाई कर रहा है, सपोज अगर मैं बात करूं उसका टर्नओवर 1 करोड़ है, ठीक है, और वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है 8 लाख की, ठीक है, तो कितने परसेंट बना? 8%, ठीक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर हो सकता है। बट अगर उसका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ है और उसमें से वो गुड्स जो है 80 लाख की सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज जो है 20 लाख की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 20% ऑफ टर्नओवर क्या है, वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, चाहे उसका जो टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, बट वो सर्विसेज की सप्लाई 20% तक कर रहा है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे कि अगर उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस 10% से ज्यादा है और 5 लाख, ठीक है, विच एवर इज हायर, ठीक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर नहीं हो सकता और उसे हम सप्लायर ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे, ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे। बट जैसे 10% से कम है और 5 लाख विच एवर इज हायर है, तो उसे हम एज अ गुड्स डीलर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी जीएसटी रेट्स फॉर कंपोजिशन डीलर, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्हें एक फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर एज अ जीएसटी पे करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी गुड्स का ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, तो जितना उसका टर्नओवर है उसका 1% टोटल उसे जीएसटी पे करना होता है, जिसमें से 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी, ठीक है। और पहले तो जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं थी, बट 1 अप्रैल 2019 के बाद सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है, तो उनके लिए ये जो रेट है टोटल 6% ऑफ एनुअल टर्नओवर उन्हें जीएसटी पे करना होता है, जिसमें से 3% जो है सीजीएसटी है और 3% हमारा एसजीएसटी होगा, ठीक है, तो टोटल 6% एज अ जीएसटी उन्हें पे करना होता है, ठीक है। बट अगर कोई बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस, और वो अल्कोहल सर्व नहीं करते अपने रेस्टोरेंट में, तो उनके लिए ये रेट है 5%, ठीक है, टोटल 5%, जिसमें से 2.5 सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और एक और कंडीशन यहाँ पे होती है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि मतलब ये दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, इन्हें जो अपना बिजनेस है वो लोकल ही रखना होता है, ठीक है, मतलब विद इन स्टेट ही, इंट्रा स्टेट सप्लाई ही ये कर सकते हैं, ठीक है, परचेज कर सकते हैं, मतलब इनवर्ड सप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ द स्टेट, बट सेल नहीं कर सकते आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे कंपोजिशन डीलर को अवेलेबल नहीं होती।
Now, what are the conditions for availing composition scheme? Means अगर कोई भी person composition scheme में आना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या conditions हैं, ठीक है? तो सबसे पहली condition है हमारी no input tax credit can be claimed by the dealer opting for composition scheme. Means कि उसे input tax credit वो नहीं ले सकता, ठीक है? जैसे वो inward supply तो करेगा और उस inward supply पे tax भी pay करेगा, ठीक है? और यहाँ पे वो जो इनपुट टैक्स पे कर रहा है परचेज करते टाइम उसका क्लेम नहीं ले सकता, ठीक है, जो कि वो रेगुलर स्कीम के अंडर अवेलेबल होता है। और ना ही ये पर्सन जो है अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल के टाइम पे ये अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। और द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल, ठीक है, मींस यहाँ पे अगर अल्कोहल सेल कर रहा है या एग्जम्प्टेड गुड सेल कर रहा है जो टैक्सेबल नहीं है जीएसटी के अंडर, ठीक है, तो वो चीजें ये सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है। और इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म will be taxed with the actual rate or the taxpayer has to pay tax at normal rates for the transactions under reverse charge mechanism. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब जहां पे जो इनपुट टैक्स है, ठीक है, जो परचेज कर रहा है गुड्स वो पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, जैसे सपोज मैं अगर गुड्स परचेज कर रही हूँ, ठीक है, किसी से, तो बेसिकली मुझे उस पे टैक्स उसी पर्सन को साथ में ही पे करना होता है, बट वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, तो जो जितनी मैंने इनवर्ड सप्लाई की है, जितने मैंने गुड्स परचेज किए हैं, उस पे जो टैक्स है मुझे पे करना होता है गवर्नमेंट को। और चाहे मैं कंपोजिशन स्कीम के अंडर हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आरसीएम के अंडर इनवर्ड सप्लाई ले रही हूँ तो उस पे मुझे एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स जो अगर 18% है तो 18% ही पे करना पड़ेगा, 28% है तो 28% पे करना पड़ेगा, जितना भी उस पे जीएसटी रेट होगा वो रेट मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम अगर है तो मुझे एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स ही पे करना पड़ेगा, ना कि जो 1%, 6% और 5% वाला हमने किया वो नहीं। Now, next condition is if a taxable person has different segments of business such as textile, electronic accessories, groceries, etc. under a same PAN, means एक तो मैं single PAN के अंडर single composition levy scheme ले सकती हूँ, ठीक है, all over India। और अगर मेरे सेम पैन पे 3-4 बिजनेस हैं, ठीक है, और मुझे उन सभी बिजनेस को कलेक्टिवली, ठीक है, रजिस्टर करवाना होता है अंडर दिस स्कीम, ठीक है, मींस अगर मेरे 3 बिजनेस हैं तो मुझे इन तीनों बिजनेस का जो टर्नओवर है वो कलेक्टिवली यहाँ पे शो करना होता है, ठीक है, या तो मैं कलेक्टिवली ये शो करूं, ठीक है, या तो मैं इस स्कीम से बाहर रहूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स composition taxable person on every notice signboard displayed prominently at their place of business। और कंपोजिशन डीलर को यहाँ पे अपने कोई भी नोटिस अगर वो निकाल रहा है या बिल ऑफ सप्लाई वो इशू कर रहा है अपने कस्टमर्स को, तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वर्ड वहां पे मेंशन होना जरूरी है, ठीक है, ताकि कस्टमर को पता लग सके कि ये जो डीलर है वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और जो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे साइन बोर्ड पे भी उसे मेंशन करना होता है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। और एक पैन के अंडर वो एक कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंडर ही रजिस्टर करवा सकता है ऑल ओवर इंडिया, और इसके अलावा वो रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर नहीं करवा सकता, ना ही वो एग्जम्प्टेड सप्लाई
कर सकते हैं। मतलब अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई वो कर रहा है तो उसे एग्जम्प्टेड सप्लाई पे भी जीएसटी पे करना पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर हम एग्जाम्पल के साथ करें, ठीक है, सपोज मेरी एक मिल्क डायरी है, ठीक है, और मैं मिल्क सेल कर रही हूँ, ठीक है। तो मिल्क क्या है हमारा, एग्जम्प्टेड सप्लाई है, अनपैक्ड मिल्क, ठीक है, अनब्रांडेड मिल्क की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा जो टर्नओवर मिल्क से हो रहा है वो टोटल 80 लाख रुपीज है, ठीक है, चाहे 40 लाख क्रॉस कर गया है, ठीक है, फिर भी मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 100% एग्जम्प्टेड सप्लाई है। बट अगर जैसे 80 लाख रुपीस का मिल्क सेल कर रही हूँ, साथ में मैंने 50,000 के ब्रेड सेल किए, तो एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 80.5 करोड़ है। मिल्क पे चाहे एग्जम्प्टेड सप्लाई है, ठीक है, बट यहाँ पे 50,000 का जो ब्रेड मैं सेल करी उस पे 5% जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक्सीड कर गया है 40 लाख, ठीक है। और मुझे जो टैक्स पे करना है वो 50,000 पे करना है, ठीक है, क्योंकि मेरी टैक्सेबल सप्लाई टोटल 50,000 है, ठीक है। 80 लाख एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो मुझे 80 लाख पे टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। बट अगर मैं कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाती हूँ और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है सेम, जैसे 80 लाख फ्रॉम मिल्क एंड 50,000 फ्रॉम ब्रेड, बट यहाँ पे मुझे जो जीएसटी पे करना होता है वो 1% ऑफ टोटल सप्लाई करना होता है, तो मुझे यहाँ पे टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, टोटल 80 लाख 50,000 पे करना पड़ेगा, जो कि उसका 1% कितना बन रहा है, 80,500, ठीक है। बट अगर मैं रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाती तो मुझे 50,000 पे सिर्फ 5% ही टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे कंपोजिशन लेवी स्कीम में 1% ऑफ टोटल सप्लाई मुझे पे करना पड़ेगा। तो हमेशा कंपोजिशन लेवी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती, ठीक है। कुछ कुछ बिजनेसेस पे डिपेंड करता है कि रेगुलर स्कीम उनके लिए सूटेबल है या कंपोजिशन लेवी स्कीम उनके लिए सूटेबल है। Now, what are the advantages of composition scheme? ठीक है, लेसर कंप्लायंस है, ठीक है, रिटर्न्स हमें मंथली बेसिस पे फाइल नहीं करनी होती, ठीक है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, इनवॉइसेस इशू करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी होती है यहाँ पे क्योंकि 1% रेट है, हायर लिक्विडिटी होती है, टैक्सेस आर एट अ लोअर रेट। तो ये कुछ एडवांटेजेस है कंपोजिशन स्कीम के अंडर। नाउ अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो अ लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं होता। द डीलर इज बार्ड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मींस हम विद इन स्टेट ही अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। कंपोजिशन डीलर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और ना ही जो टैक्स पेयर नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर सकता है, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, जो कि जीएसटी के अंडर टैक्सेबल नहीं है, वो गुड्स मैं सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और ना ही मैं ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू गुड सेल कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेल कर रही हूँ तो वहां पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू भी गुड्स मैं सेल नहीं कर सकती। Now, who cannot opt कंपोजिशन स्कीम? कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता, ठीक है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम का, ठीक है, पान मसाला का, टबैको का, ठीक है, तो मैं कंपोजिशन स्कीम में एंटर हो ही नहीं सकती, मेरे लिए ये स्कीम में ऑप्शन भी नहीं है एंटर होने का, ठीक है। और अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाईज कर रही हूँ तो भी मैं कंपोजिशन स्कीम में एंटर नहीं हो सकती,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, ये कौन होता है? जैसे सपोज मुझे मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी के अंडर पंजाब में, ठीक है, और दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर है, मुझे कुछ दिनों के लिए वहां पे बिजनेस करने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइम के लिए टेम्पररी बेसिस पे बिजनेस करने जा रही हूँ, ठीक है, दिल्ली में, तो मैं एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करवा सकती हूँ और यहाँ पे मुझे 90 डेज के लिए जीएसटी नंबर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया, ठीक है। नॉन रेजिडेंट मींस अगर फॉरेन से कोई पर्सन यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे बिजनेस करने आया है तो उसके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है फॉर द 90 डेज। और बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ठीक है, तो ये भी जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं करवा सकते। और सीटीपी और एनआरटीपी भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं करवा सकते, रेगुलर जो स्कीम है उनके लिए अलग स्कीम बनाई गई है, ठीक है। और टीडीएस डिडक्टर जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, टीसीएस कलेक्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, ये भी जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन होते हैं? जहां पे मेरी नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, ठीक है, और एक जो है मेन हेड होता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे मेन हेड बिजनेस हूँ, ठीक है, और आप सभी क्या हो? ब्रांचेस हो, ठीक है। तो मैं इनवर्ड सप्लाई सारी की सारी मैं करती हूँ, मतलब परचेज करती हूँ गुड्स, और आगे आप सभी को ट्रांसफर कर देती हूँ ब्रांचेस में। तो आप लोग तो कोई भी इनवर्ट सप्लाई नहीं कर रहे और मैं सारी की सारी इनवर्ट सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो उन गुड्स को सेल कौन करेगा? आप सब करोगे, मैं कोई सेल नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी मुझे अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो कैसे करूंगी? क्योंकि मैं तो सिर्फ इनपुट टैक्स पे कर रही हूँ, आउटपुट तो कोई कलेक्ट कर नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो मैं अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है। तो उसे मैं बोलूंगी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनके लिए भी कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम? ये हमने पीछे भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना होता है, ये हमने पीछे किया, ठीक है। एज पर सीजीएसटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर कैन नाउ ऑल्सो सप्लाई सर्विसेज, ये भी हमने पीछे किया, ठीक है। 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख तक विच एवर इज हायर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। Now, what are the returns to be filed by a composition dealer? Means कोई भी composition scheme में अगर रजिस्टर किया है तो उसे कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है? सबसे पहले उसे एनुअली एक ही रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 4, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर कोई भी खत्म होता है, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, तो उसका टोटल जितना भी टर्नओवर होता है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई और जितना उसने उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है, उसकी जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो 30 अप्रैल तक एनुअली फाइल करनी होती है, ठीक है। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और 30 अप्रैल तक हमें जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है। अभी अगर हम टैक्स पेमेंट की बात करें तो टैक्स पेमेंट उसे क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है और उसके लिए हमारा फॉर्म होता है जीएसटी CMP 08, ठीक है। और बाय द 18th ऑफ एवरी मंथ आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। तो उसे हमारी जो पेमेंट चलान है हम इसे बोल देते हैं क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है, ठीक है। और एक एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A फाइल करनी होती है बाय द 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि वेव ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। अभी कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई है तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स चलान की जीएसटी CMP 08, तो हमारे साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर। तो अगर अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर है,
ठीक है, तो उसके नेक्स्ट मंथ की 18th तक उसे ये चालान जो है वो फिल करना होता है, जितना उसका टर्नओवर होगा इस क्वार्टर में। सपोज इस 3 महीने में उसने 15 लाख रुपए, ठीक है, टर्नओवर किया, तो 15 लाख का 1%, ठीक है, अगर वो गुड्स में मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसे 18 जुलाई तक इस जीएसटी सीएमपी 08 में फाइल करना होता है, टैक्स की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई टू सितंबर तो 18 अक्टूबर उसकी डेडलाइन हो गई, अक्टूबर टू दिसंबर तो 18 जनवरी उसकी डेडलाइन हो गई, और जनवरी टू मार्च 18 अप्रैल, ठीक है। और इसे सिर्फ साल में एक ही रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 4, ठीक है। ऑल्सो रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4 हैज टू बी फाइल्ड एनुअली बाय 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब 19-20 के बाद ये चीज लागू हुई है, ठीक है। नाउ हाउ शुड द कंपोजिशन डीलर रेज बिल, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकता, ही कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस। तो दिस इज बिकॉज कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम देयर कस्टमर, ठीक है। अगर वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता तो अपने कस्टमर से वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता, और वो जितना टैक्स पे करता है जीएसटी सीएमपी 08 में, वो सारा का सारा टैक्स उसकी जेब से जाता है, जितना उसने टर्नओवर किया उसका एक फिक्स परसेंटेज है, और जो आउटवर्ड सप्लाई वो करता है, ठीक है, उस पे बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, ना कि टैक्स इनवॉइस, ठीक है। और उसे उस बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना होता है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऑन दी सप्लाईज एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। और अगर हम इनवॉइस और बिल की बात करें, ठीक है, तो दो तरह का इनवॉइस होता है, एक तो टैक्स इनवॉइस, ठीक है, जो हम टैक्सेबल सप्लाई अगर करें और हम रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। और बिल ऑफ सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है, या तो कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, तो अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। कंपोजिशन लेवी स्कीम में अगर कोई पर्सन है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। और अगर कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई करता है, ठीक है, मतलब जो गुड्स एग्जम्प्टेड है जीएसटी के अंडर, उसकी अगर वो सप्लाई करता है तो वो भी जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकता, तो वो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। नाउ अगर हम बात करें बिल ऑफ सप्लाई के फॉर्मेट की, तो यहाँ पे जैसे ये बिल ऑफ सप्लाई का एक फॉर्मेट है जहां पे ऊपर जीएसटी नंबर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ ही उन्हें मेंशन करना होता है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट कोई भी अगर कंपोजिशन डीलर है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना होता है। ऊपर जैसे कंपनी की डिटेल आ गई पूरी, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इशू, स्टेट कोड, ठीक है, और पार्टी की डिटेल जिसे वो सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। और आप नीचे देखोगे यहाँ पे कोई भी टैक्स का कॉलम नहीं है, ठीक है। अगर हम टैक्स इनवॉइस की बात करें, यहाँ पे टैक्सेस होते हैं, टैक्स टाइप कौन सा लेवी होता है, टैक्स रेट जो है, सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। बट बिल ऑफ सप्लाई पे आपको ऐसा टैक्स जो है, टैक्स का कॉलम यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक।